हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो आज हम नेट जेआरएफ दिसंबर 2009 के क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले जून 2009 तक के मैंने सारे प्रीवियस ईयर कराए हैं, जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होल्ड्स ट्रू इन द। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या ये मार्केट पीरियड में ये होल्ड करता है, क्या शॉर्ट पीरियड में होल्ड करता है, या लॉन्ग पीरियड में, या सेकुलर पीरियड में। तो अगर हम बात करें सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में, तो ये तो हमें सबको पता है कि जैसे जैसे अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो हमारी यूटिलिटी कम होने लगती है, हमारा सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है। तो अगर सिर्फ हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स तक की बात करते हैं तब तो वो शॉर्ट पीरियड में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम रिटर्न्स टू स्केल की बात करें तो स्केल हमेशा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर जहाँ भी स्केल वर्ड लगता है तो हमेशा हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो बहुत कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि अगर हम हर जगह चेक करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो हमेशा शॉर्ट पीरियड ही हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, इस वजह से हमें लॉन्ग पीरियड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिमांड फॉर लेबर बाय अ फर्म इज़ अ डिराइव्ड डिमांड बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिराइव्ड डिमांड क्या होता है। तो अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, तो डिराइव्ड डिमांड हम उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे एक मंदिर बन गया या कुछ भी बन गया, कहीं पे कुछ भी नया कंस्ट्रक्ट हो गया, उस कंस्ट्रक्ट होने की वजह से वहाँ पे और चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। जैसे कि एक मंदिर बन गया तो वहाँ पे फूल वाला भी आएगा, प्रसाद वाला भी आएगा, और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कारोबारी यहाँ पे आएंगे, बिजनेस करेंगे। तो सिर्फ इस मंदिर की वजह से इन सब चीज़ का डिमांड बढ़ गया, इसी को हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। ये मैंने बहुत नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आपको मैंने समझाया है। और ये किस पे डिपेंड होता है, तो डिराइव्ड डिमांड हमेशा, और हमें डिमांड फॉर लेबर पूछा है, ये डिमांड फॉर लेबर बाय द फर्म, यानी कि किसी भी फर्म में लेबर का जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड अगर होता है तो वो क्यों होता है, मतलब वो किस पे डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन है, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट लेबर हेल्प टू प्रोड्यूस, the degree of substitution between labor and other factor of production, the elasticity of demand for labor, the demand for other factor of production। तो अगर हम सारे ऑप्शन को देखें तो हमारा जो पहला आंसर है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट लेबर हेल्प टू प्रोड्यूस, हमें फर्म जो डिमांड है वो लेबर की है, और वो डिराइव डिमांड किस पे डिपेंड करता है वो हमें बताना है। तो डिराइव डिमांड उसी पे डिपेंड करेगा जो कि लेबर उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है जो लेबर उसको हेल्प कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी के ये डिमांड डिराइव डिमांड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, सोशल वेलफेयर फंक्शन इज एज्यूम्ड। तो सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या एज्यूम करता है, क्या ये थ्योरेटिकली है, क्या ये एक्सोमेटिकली है, क्या ये हाइपोथेटिकल है, या एम्पिरिकली है। तो अगर हम सोशल वेलफेयर फंक्शन की बात करें तो सोशल वेलफेयर फंक्शन अगर हम थ्योरेटिकल की बात करें तो थ्योरेटिकल में एक थ्योरी बस दे देते हैं हम, उसमें हमें ये नहीं रहता है कि इस थ्योरी के बाद क्या करना है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, हाइपोथेटिकल की बात करें, तो हाइपोथेटिकल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम एक इस तरह से इमेजिन करते हैं या सजेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू ही हो। तो सोशल वेलफेयर फंक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सजेस्ट की गई हैं, लेकिन वो हमेशा ट्रू होंगी ये बात नहीं कह सकते हैं हम। इसीलिए ये एक हाइपोथेटिकली एज्यूम किया गया है सोशल वेलफेयर फंक्शन को। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, इन द क्लासिकल थ्योरी एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू। क्लासिकल थ्योरी में मनी सप्लाई इंक्रीज करता है तो क्या होता है। तो अगर हम फिशर का इक्वेशन देखें क्लासिकल थ्योरी में, तो फिशर के इक्वेशन में हम पढ़े हैं mv इज इक्वल टू पी टी। तो यहाँ पे v और t कांस्टेंट हमारा,
और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो हमारा यहाँ पे पी यानी कि प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ करता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। इंक्रीज इन प्राइस लेवल, मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो और दूसरे रेशियो में प्राइस भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि क्लासिकल ने मनी को न्यूट्रल माना है। तो अगर न्यूट्रल मनी है, मनी अगर न्यूट्रल है और अगर मनी सप्लाई में इंक्रीज़ हो जाता है तो उसमें प्राइस लेवल में इंक्रीज़ होगा। अगर हम इस ईयर के ऑफिशियल आंसर की पे जाएं तो ऑफिशियल आंसर की गलत दिया हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज इन सेविंग लिखा है जबकि वो गलत है। यहाँ पे डी हमारा सही होगा कि हमारा इंक्रीज इन प्राइस लेवल होगा, क्योंकि अगर हम फिशर की इक्वेशन को भी देखें तो भी प्राइस लेवल इंक्रीज होगा और अगर इनके अजम्पशन से भी देखें तो भी प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिफ्ट इन LM कर्व टेक प्लेस ड्यू टू। अगर LM कर्व में शिफ्ट होता है किसके कारण होता है? अगर हम इसको ग्राफ की तरह अगर समझें इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं। हमारा ये IS कर्व है और ये LM कर्व है। तो LM कर्व में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, यानी कि जितने भी मनी सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो अगर मनी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज़ होती है तब हमारा LM कर्व इधर शिफ्ट होगा, यानी कि हमारा LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा मनी सप्लाई के इंक्रीज़ करने की वजह से। अगर हम देखें ऑप्शन इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से हमारा LM कर्व नहीं शिफ्ट होता है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, लेकिन इंक्रीज इन कंजम्पशन के भी इंक्रीज से हमारा LM कर्व नहीं शिफ्ट होता है, ना ही सेविंग रेट के इंक्रीज होने से हमारा LM कर्व शिफ्ट होता है। शिफ्ट सिर्फ मनी सप्लाई के बढ़ने पे ही हमारा LM कर्व शिफ्ट होगा। अगर IS कर्व की बात करता है तो IS कर्व हमारा जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उससे हमारा IS कर्व शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन LM कर्व सिर्फ मनी सप्लाई इंक्रीज होने पे शिफ्ट होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द फिलिप कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन, तो फिलिप कर्व दो चीज़ों के बीच के रिलेशन को बताता है। बिना ऑप्शन पढ़े भी हम अगर हमें पता हो तो हम बता सकते हैं, एक इन्फ्लेशन और एक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, और इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, इनकम कंजम्पशन नहीं, इनकम प्राइस लेवल, इनकम इन्फ्लेशन नहीं, हमारा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलिंग प्लान कंसेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय। रोलिंग प्लान कंसेप्ट किसने दिया था? तो रोलिंग प्लान कंसेप्ट कुणाल मिडल ने दिया था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज सिंबॉलिकली रिटन एज। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है कि जैसे जैसे ये रिलेशनशिप को दिखाता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, और रिलेशनशिप है इनका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे इकोनॉमी में एक कंसिक्वेंट कितना इंक्रीज होता है GDP में, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसे GDP में कितना इंक्रीमेंट होता है। तो हम इसको अगर सिंबल अगर देखें तो यहाँ पे ये चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल अपॉन लेबर रेशियो। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि जैसे जैसे हमारा ये K बढ़ेगा कैपिटल, वैसे वैसे ये हमारा Y यानी कि GDP में कितना इंक्रीमेंट होगा ये हम देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ हैज़ नॉट बीन एडवोकेट बाई। तो अनबैलेंस ग्रोथ किसने एडवोकेट नहीं किया था, उस डॉक्ट्रिन को हमें बताना है। तो अगर हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस ग्रोथ की बात करें तो बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ में मैं यहाँ पे दोनों चीज़ आपको बता दूँ। पहले तो बैलेंस ग्रोथ हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब इनको जो फॉलो करते हैं। तो अगर आपको सब पता होगा तो आप एग्ज़ाम में कुछ भी पूछे आप गलत नहीं करेंगे। तो अगर बैलेंस ग्रोथ की बात करें तो बैलेंस ग्रोथ को जो उनको फॉलो करते हैं बैलेंस ग्रोथ को, वो है रोजेनस्टीन, रोडान, दूसरे हैं रैगनर, नर्क्स, उसके बाद हैं ऑर्थर लेविस। तो ये तो बैलेंस ग्रोथ के हैं। अगर हम अनबैलेंस ग्रोथ की बात करें,
अनबैलेंस ग्रोथ की, तो अनबैलेंस ग्रोथ में है पहले तो हिर्शमैन, ये इन्होंने ही दिया था। बाकी इनको जिन्होंने इसको सपोर्ट किया वो हैं फ्लेमिंग और दूसरे हैं लिबेनस्टीन। ये लिबेनस्टीन। और उसके बाद किंडलबर्गन। तो अगर हम इन्हीं दोनों को देख के देखें कि कौन सा इसमें नहीं है अनबैलेंस ग्रोथ में, तो वो है आर्थर लेविस। ये बैलेंस ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा विच ग्रुप रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, तो वो है G77। बाकी G10 अलग है, G80 अलग है और G7 अलग है। नेक्स्ट चलते हैं, फंड्स नॉट बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट आर कॉल्ड। तो कौन सा ऐसा फंड है जो गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करता है। तो अगर गवर्नमेंट के फंड की बात करें तो गवर्नमेंट 3 तरह के फंड को एलोकेट करती है। पहला तो कंटिजेंसी फंड, दूसरा कंसोलिडेटेड फंड, तीसरा पब्लिक अकाउंट यानी कि जो पब्लिक में है, और नेक्स्ट है हमारा, ये 3 तरह का अकाउंट है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड में सारे पैसे गवर्नमेंट जितना खर्चा करती है वो कंसोलिडेटेड फंड से करती है। और बाकी कंटिजेंसी फंड ऐसे फंड है जिसमें आपातकाल में इसके लिए हमें गवर्नमेंट को इसको पास कराना पड़ता है पहले इस फंड को कि इसको कहाँ खर्चा करना है। बहुत रेयर केस में इसको खर्चा किया जाता है, जबकि कंसोलिडेटेड फंड से सारी चीज़ें की जाती हैं। अब गवर्नमेंट से कौन सा बिलोंग नहीं करता है, तो प्राइवेट अकाउंट पहले ही अगर कोई जानता भी नहीं होगा इस क्वेश्चन को, कंटिजेंसी फंड क्या है, कंसोलिडेटेड फंड क्या है, तो यहाँ पे प्राइवेट अकाउंट आराम से वो लगा सकता है, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट एकदम अलग है, वो सिर्फ प्राइवेट एंटिटी यूज़ करती हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, 12th नंबर क्वेश्चन है हमारा, द डेफिसिट बजट इन विच द डेफिसिट आर कवर्ड थ्रू टैक्सेस इज कॉल्ड। अगर डेफिसिट बजट है और वो डेफिसिट को टैक्स से कवर किया जा रहा है तो उसको हम बैलेंस बजट कहते हैं, क्योंकि अलग से कुछ नहीं किया जा रहा है, गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू उस डेफिसिट को कवर करने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए वो बैलेंस बजट कहलाएगा। अगर ऐसा होता कि नई मनी प्रिंट की जा रही है या कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको हम अनबैलेंस बजट बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल प्रेबिश आर्ग्यूमेंट इज कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। तो इन्होंने बिजनेस साइकिल के कंसर्न में कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया था, मतलब किसके ऊपर उनका आर्ग्यूमेंट बेस्ड था, तो इनका आर्ग्यूमेंट बेस्ड था टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। ये हमारा पहला ही सही हो जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड। बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात इन्होंने नहीं की है, कंजम्पशन और आउटपुट की भी बात नहीं की है। टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इन्होंने सेकुलर डिटोरिएशन थ्योरी की बात की है, उसमें इन्होंने ये आर्गुमेंट दिया है। तो हमारा ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात की गई है, तो सर्विसेज अगर होगा तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ इनविजिबल होगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन मान लीजिए अगर यहीं पे गुड्स दिया होता, तो अगर गुड्स दिया है तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा हो जाता। तो ये फ़र्क है, अगर सर्विसेज दिया था इसीलिए बैलेंस ऑफ इनविजिबल होगा, और यहाँ पे अगर गुड्स दिया होता तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड होता। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम, पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया हैज़ डेवलप ओनली इन। तो पब्लिक इंटरप्राइजेज इंडिया में कब केवल डेवलप होती है, कहाँ, तो क्या कंज्यूमर इंडस्ट्री में डेवलप होती है, क्या की एंड बेसिक इंडस्ट्री में होती है, सर्विस इंडस्ट्री में होती है। तो पब्लिक इंटरप्राइजेज तो हर तरह की इंडस्ट्री में डेवलप की जाती है इंडिया में, इसीलिए ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2007 and 8 इंडिया's current account balance as percentage of GDP is 2006 and 9 GDP in 2006 या 9 stood at। तो अगर हम इसके डेटा की बात करें तो ये डेटा बहुत ज़्यादा ही पुराना है, और इसलिए यहाँ पे हम इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके आंसर की बात करें तो उस टाइम ये -1.1 था, क्योंकि उस टाइम 2007 और 8 में क्राइसिस भी आ गए थे।
और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये सब कुछ नेगेटिव में चला गया था। यूएस के क्राइसिस को पूरे वर्ल्ड ओवर पर देखा गया, तो इसलिए ये माइनस में था, इसको हम स्किप करेंगे। और जो न्यू डेटा होगा उस पे हम जिस भी ईयर जो भी पेपर देगा वो उस टाइम के डेटा को पढ़ के जाएगा। अब इसको भी देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया इस टाइम का, तो ये भी बहुत ओल्ड डेटा है, तो इसको हम बहुत नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम न्यू डेटा को ज़रूर देख के जाएंगे। तो अभी मैं तो न्यू डेटा नहीं करा रही हूँ, कुछ दिनों बाद जब भी एग्ज़ाम होगा उसके आसपास मैं न्यू डेटा को भी लेके आऊँगी। अब ये वाला क्वेश्चन ये भी 2004 एंड 5 से रिलेटेड है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का वो भी करंट डेली स्टेटस के बेसिस पे हमें बताना है, तो ये भी बहुत ओल्ड डेटा है, इसको भी हम अभी स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड। अगर कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करके दो तरह के रिलेशनशिप को देखा जाता है तो उसको हम हमेशा को रिलेशन बोलते हैं। नाम में ही रिलेशन, जब को रिलेशन देखते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ। अब देखिए, को रिलेशन के कई सारे टाइप भी होते हैं, पार्शियल को रिलेशन, मल्टीवेरिएंट को रिलेशन, तो इस तरह से कई सारे टाइप भी होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे टाइप नहीं पूछा है, हमें सिर्फ वेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो वो हमारा को रिलेशन कहलाएगा। तो हमारा डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये को रिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम कि विच मेथड हैज़ एन अपवर्ड बायसेस। तो कौन सा मेथड में, इंडेक्स नंबर के मेथड में अपवर्ड बायसेस होता है, तो वो है लास्प्रे इंडेक्स या पास्चे, बाउले या फिशर। तो लास्प्रे इंडेक्स मेथड है, ये अपवर्ड बायसेस होता है इसमें। और उसको हम अपवर्ड बायसेस को कहते क्या हैं, ये अब बायसेस क्या होता है तो ये देख लेते हैं। अपवर्ड बायसेस का मतलब होता है कि जब भी हमारा एक्सपेक्टेड लार्जर होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज लार्जर देन ट्रू वैल्यू, तो उसी को हम अपवर्ड बायसेस बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट यूनिटी से ज़्यादा होगा, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन यूनिटी से ज़्यादा होगा, यानी कि एक से ज़्यादा होगा, हम उसको अपवर्ड बायसेस बोलते हैं। तो लास्पेरे मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें ये अपवर्ड बायसेस का यूज़ होता है, जबकि पास्चे मेथड में डाउनवर्ड बायसेस का यूज़ होता है। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड में क्या होगा, इसमें कोई भी प्रोडक्ट यूनिटी से कम होगा, इसमें ज़्यादा था अपवर्ड में, उसमें कम होगा। और फिशर इंडेक्स को एक आइडियल इंडेक्स माना जाता है। तो ये था हमारा लास्पेरे मेथड, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे 21 से लेकर 30 तक, वो असर्शन एंड रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो अब देखते हैं हम, हमारा असर्शन है द रेट ऑफ फॉल ऑफ MR इज़ मोर दैन दैट ऑफ AR इन द इवेंट ऑफ देयर फॉलिंग। तो अगर फॉलिंग अगर हम देखें, रेट ऑफ, ये है हमारा AR और ये है हमारा MR। अगर हम इसमें फॉलिंग का रेट देखें तो जो MR है ये मोर है, मतलब MR इज़ मोर देन दैट ऑफ AR एट द इवेंट ऑफ फॉलिंग। तो इसका फॉलिंग ज़्यादा है इन कंपेयर टू AR, तो ये हमारा सही है। अगर हम इसको देखें, बोथ MR एंड AR कर्व आर लीनियर एंड निगेटिवली स्लोप, तो ये देखिए लीनियर है और निगेटिवली स्लोप भी है, तो ये भी हमारा सही है, यानी कि दोनों हमारे करेक्ट हैं। लेकिन अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि MR और लीनियर स्लोपिंग है, क्योंकि जो इसकी फॉलिंग है इसकी ज़्यादा है और इसके कंपैरिजन में, AR के कंपैरिजन में MR ज़्यादा है। तो ये दोनों हमारे करेक्ट हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन ये बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा असर्शन है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज टेंजेंट टू द नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो अगर हम ये देखें, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, अगर हम इस तरह देखें हमारा फिगर, तो लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू और
ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। और ये जो ये निगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन है ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के, तो यहाँ पे ये टेंजेंट है, ये अगर देखें तो ये इसके टेंजेंट है। तो हमारा ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ये इसके टेंजेंट है इस पोर्शन के, तो हमारा ए करेक्ट है। अगर हम दूसरा देखें कि द डिमांड कर्व फेसिंग द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक, तो अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो इसका जो ये जो कर्व है, जितना कोई भी कर्व अगर ऐसे थोड़ा सा फ्लैट होता है तो ये मोर इलास्टिक होता है इन कंपेयर टू दिस, ये लेस इलास्टिक है। लेकिन अगर ये है तो ये मोर इलास्टिक होगा, तो ये भी हमारा सही है। और ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ये निगेटिवली स्लोप्ड इसलिए है क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन द लॉन्ग रन फिलिप कर्व इज़ वर्टिकल। तो अगर हम सिर्फ फिलिप कर्व की बात करें तो फिलिप कर्व हमारा ऐसा होता है, लेकिन अगर मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें तो लॉन्ग रन फिलिप कर्व हमारा ऐसा होता है, ऐसा। ये वर्टिकल हमारा फिलिप कर्व है। तो ये तो सही है कि मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, द एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इन्फ्लेशन आर द बेसिक कॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। यानी कि एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इन्फ्लेशन are the basic cause of the non-existence of the trade-off between inflation and unemployment in the long run। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे लॉन्ग रन में एक नॉन ट्रेड ऑफ होता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो हमारा जो ऑप्शन है ये बी एकदम करेक्ट होगा, और ये करेक्ट इसके एक्सप्लेन भी करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे हाइपोथेसिस, life cycle hypothesis attempt to reconcile the short run non-proportional and the long run proportional consumption function। तो अगर हम ये देखें तो हमारा जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है यही करता है, शॉर्ट रन में नॉन प्रोपोर्शनल होता है एंड लॉन्ग टर्म में प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन होता है। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम इस तरह से बनता है, ये जो पोर्शन है ये डिस सेविंग है, ये भी डिस सेविंग है, और ये बीच में वो एंटायर ये सेविंग का पोर्शन है। यानी कि वो स्टार्टिंग में भी कुछ सेव नहीं करता है अपने लाइफ का और एंड में भी कुछ सेव नहीं करता है। तो इसीलिए ये लॉन्ग रन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन है। शॉर्ट रन नॉन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन इम्प्लाइज एपीसी डिक्लाइन एंड एज इनकम इंक्रीजेज। और शॉर्ट रन नॉन प्रोपोर्शनल में ये एपीसी डिक्लाइन करता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, क्योंकि एवरेज प्रपोर्शन टू कंज्यूम हमारा डिक्लाइन करेगा जैसे जैसे हम हमारी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगी, तभी ये जो हमारा पोर्शन है ये इतना हम सेव करते हैं अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। तो हमारा जो फर्स्ट है और सेकंड है ये दोनों करेक्ट है, लेकिन अगर हम इसके रीज़न की बात करें तो ये इसका रीज़न नहीं है कि ये दोनों एक अलग अलग स्टेटमेंट हैं जो कि करेक्ट है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू गुरनाल मिडल देयर एग्जिस्टेंस अ सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। तो गुरनाल मिडल के अकॉर्डिंग सर्कुलर कॉजेशन और क्यूमुलेटिव कॉजेशन होता है डेवलपमेंट अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। तो ये बिल्कुल सही है। गुरनाल मिडल ने अभी हमने पिछले भी देखा, पावर्टी साइकिल को भी इन्होंने दिया है। तो ये एक एग्जिस्टेंस है सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन का अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। और हमारा नेक्स्ट है कि देयर इज़ अ म्यूचुअल री इन्फोर्सिंग इंटरेक्शन बिटवीन लो लिविंग लेवल एंड लो प्रोडक्टिविटी। तो अगर
किसी भी कोई भी इकोनॉमी पॉवर्टी उसमें क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ पे लो लिविंग है लेवल और लो प्रोडक्टिविटी भी है। तो ये एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है इन दोनों का, जिसकी वजह से वो एक सर्कल में फंसी रहती है इकोनॉमी और उससे बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये दोनों ये रीज़न असर्शन भी सही है और एक एक्सप्लेन भी सही कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच एंड